दोस्तों गलवान की बर्फीली चोटियों पर आज भी 50,000 से ज्यादा सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। आसमान में तनाव है, हथियारों का मुंह खुला हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं किसी भी वक्त ट्रिगर दबाने की पोजीशन में हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में अचानक से एक ऐसा डेटा सामने आता है जिसने अमेरिका से लेकर के चाइना तक और लंदन से लेकर के पाकिस्तान तक खलबली मचा दी। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ है जो चाइना कल तक हमें लाल आंखें दिखा रहा था, वो आज भारत के इंजीनियरिंग सामानों के लिए जहाजों की लाइन लगा करके खड़ा है। सिर्फ एक साल के अंदर भारत ने चाइना जाने वाले सामान के अंदर 74% का अप्रत्याशित उछाल कैसे ला दिया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर 6 साल से वीरान पड़े नाथुला दर्रे के ताले अचानक से क्यों तोड़ दिए गए। अमेरिका ने दोस्तों भारत को अपना मोहरा बनाने के लिए चाइना के खिलाफ करने की जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या भारत ने उस मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एशियाई जियोपॉलिटिक्स के उस डार्क ट्रुथ को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे पश्चिमी देशों का मीडिया आपसे बड़ी चालाकी से छुपा रहा था। अगर दोस्तों आपको लगता है कि भारत एक ऐतिहासिक सिल्क रूट से सिर्फ चाय, कॉफी और हस्तशिल्प बेच रहा है तो सच्चाई जानकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चाइना की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी मशीनरी इंडस्ट्री अब भारतीय एक्सपोर्ट के रहमो क्रम पर आ गई है। और दोस्तों डीकपलिंग का सपना देखने वाले यूरोप और अमेरिका के अंदर इस वक्त मातम क्यों पसरा हुआ है, तो दोस्तों इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम खोलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उस 14,000 फीट की ऊंचाई से जहां बादलों के बीच में एक ऐसा रास्ता खुल गया है जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। नाथुला दर्रा ये कोई मामूली पहाड़ी रास्ता नहीं है, ये एशिया की सदियों पुरानी आर्थिक धमनियों में से एक है। ये वही ऐतिहासिक सिल्क रूट है जिसके जरिए कभी तिब्बत, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का सीधा कनेक्शन हुआ करता था। एक ऐसा नेटवर्क जो रेगिस्तानों, पहाड़ों और समुद्रों को चीरता हुआ एशिया और मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ता था। दोस्तों प्राचीन काल में सिक्किम का ये सिल्क रूट तिब्बत के लहासा से स्टार्ट होकर के वेस्ट बंगाल के ताम्रलिप्ति यानी कि आज के तामलुक बंदरगाह पर खत्म होता था और वहां से श्रीलंका, बाली और जावा तक भारत का दबदबा कायम करता था। 1962 के युद्ध के बाद में इस दर्रे के ऊपर ऐसे ताले जड़ दिए गए कि 4 दशकों तक यहां सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा। फिर दोस्तों जुलाई 2006 के अंदर इसे खोला गया, लेकिन दोस्तों 2020 के अंदर कोविड महामारी और गलवान घाटी के खूनी संघर्ष के बाद में इसे फिर से अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब 6 साल के लंबे और तनावपूर्ण अंतराल के बाद में इसे फिर से खोल दिया गया है, यानी इसे जिंदा कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि भारत अचानक इसे क्यों जिंदा कर रहा है? क्या हम चाइना के सामने सरेंडर कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारत की चाणक्य नीति का वो अघोषित अध्याय है जहां दुश्मन को उसी की जरूरत के जाल में फंसा करके बॉर्डर पर बिना गोली चलाए दोस्तों उसे बर्बाद करने की पूरी तैयारी चल रही है। कूटनीति में जब दो देशों के बीच में भारी अविश्वास होता है तो छोटे छोटे कदम उठा करके एक साइलेंट सिग्नलिंग की जाती है। नाथुला से होने वाला व्यापार भले ही वॉल्यूम के अंदर बहुत ही बड़ा ना हो, लेकिन दोस्तों इसका प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व किसी न्यूक्लियर डील से कम नहीं है। भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि सीमाई इलाकों की स्थिरता सीधे तौर पर वहां की स्थानीय इकोनॉमी से जुड़ी है। पिछले 6 सालों से दोस्तों सिक्किम के लगभग 600 रजिस्टर्ड व्यापारी बेरोजगार बैठे थे। बॉर्डर मैनेजमेंट की सबसे मॉडर्न स्ट्रेटेजी यही कहती है कि अगर सीमावर्ती गांवों को आबाद और समृद्ध रखना है तो वो देश की सुरक्षा का पहला अभेद्य बफर जोन बन जाते हैं। भारत अपनी वाइब्रेंट विलेज स्ट्रेटेजी के तहत ठीक यही कर रहा है, लेकिन असली खेल इस दर्रे से बहुत आगे है। ग्लोबल सप्लाई चेन के समंदर के अंदर दोस्तों सारा खेल चल रहा है। अब जरा उस आंकड़े पर गौर करते हैं जिसने डीकपलिंग और चाइना+1 की रट लगाने वाले वेस्टर्न थिंक टैंक्स के होश उड़ा दिए हैं।
EEPC इंडिया यानी कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इस वक्त भारत के बाजार में पागलों की तरह खरीदारी कर रहा है। जून के महीने में भारत के इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट के अंदर 21% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके साथ हमारा कुल निर्यात 11.48 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा शॉक वैल्यूम ये है कि सिर्फ चाइना को होने वाले निर्यात के अंदर 74% का भारी भरकम उछाल आया है, जो 361 मिलियन डॉलर को पार कर चुका है। दोस्तों, इससे पहले मार्च के अंदर खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष में भी चाइना को होने वाले हमारे निर्यात के अंदर 37% की ग्रोथ देखी गई थी। अब दोस्तों, आपके दिमाग के अंदर ये सवाल कौन रहा होगा कि जो चाइना पूरी दुनिया को अपना माल बेचता है, वो अचानक से भारत से क्या खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। दोस्तों, चाइना हमसे कोई मामूली कच्चा माल नहीं ले रहा है। दोस्तों, भारत आज की डेट के अंदर चाइना को इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, बॉयलर, आईसी इंजन, इजेक्टिंग मोल्डिंग मशीनें और डेयरी से लेकर के फूड प्रोसेसिंग तक की मशीनरी सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे क्रिटिकल मेटल से बने गुड्स भी चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स हब के अंदर भेजे जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके पीछे की वजह है वो ग्लोबल टाइम बॉम्ब जो लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर फट चुका है। हुती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने स्वेज नहर और लाल सागर के रूट को एक डेथ जोन बना दिया है। यूरोप और अमेरिका से जो मशीनरी चाइना जाती थी, अब उसके जहाजों को पूरा अफ्रीका घूम करके आना पड़ रहा है। इससे माल ढुलाई का खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रांजिट टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चाइना की फैक्ट्रियों का बजट हिल चुका है। दोस्तों, इसी बीच अमेरिका और यूरोप ने चाइना के ऊपर भारी टैरिफ और ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए हैं। चाइना की अपनी इकोनॉमी इस वक्त रसातल के अंदर है। उनका रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स हो चुका है, बैंक डूब रहे हैं और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर है। ऐसे में चाइना को अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए सस्ते, रिलायबल और जल्द से जल्द पहुंचने वाले इंजीनियरिंग गुड्स की सख्त जरूरत है और यहीं पर भारत ने एक ग्लोबल प्लेयर की तरह एंट्री मारी है। दोस्तों, भौगोलिक समीपता के कारण भारत से चाइना तक माल पहुंचाना ना सिर्फ सस्ता है बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी है। दोस्तों, ड्रैगन अब अपनी ही आग से झुलस रहा है और उसे शांत करने के लिए भारतीय सप्लाई चेन की संजीवनी उसे लेनी पड़ रही है। ये वो डार्क रियलिटी है जो वेस्टर्न कंट्रीज को हजम नहीं हो रही है। अमेरिका और यूरोप ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। उन्हें लगा था कि कोविड के बाद में दुनिया भर की फैक्ट्रियां चाइना से निकल करके भारत, वियतनाम और मैक्सिको के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। इस चाइना प्लस वन थ्योरी के तहत अमेरिका ने भारत को एक मोहरा समझ लिया था। दोस्तों, वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को लगा था कि क्वाड के जरिए भारत को चाइना के खिलाफ मिलिट्री और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा ताकि अमेरिका का एक छत्र राज कायम रहे। लेकिन मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी यानी कि सामरिक स्वायत्ता ने अमेरिका के इसी चक्रव्यूह को उसी के ऊपर पलट दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया कि वो किसी का पिछलगू नहीं रहेगा। हम रसिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, हम अमेरिका के साथ में नेवल एक्सरसाइजेज भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम चाइना के साथ में अपना ट्रेड भी बढ़ाएंगे। भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज के डीकपलिंग के नैरेटिव को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। अमेरिका को ये डर सताने लग गया है कि अगर भारत और चाइना ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को साइडलाइन करके अपनी सप्लाई चेन को आपस में जोड़ लिया तो ग्लोबल मार्केट पर एशिया का ही दबदबा कायम हो जाएगा और वो इतना विशाल हो जाएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमिक हेजेमनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि चाइना के अंदर हुई उस हाई प्रोफाइल मीटिंग ने दुनिया भर के राजदूतावासों के अंदर हलचल मचा दी है। दोस्तों, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग पहुंच करके चाइना की उप विदेश मंत्री हुआ चुनिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की उप मंत्री सुन हायान के साथ में जो मैराथन मीटिंग्स की हैं, वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये पिछले कई महीनों से चल रही साइलेंट बैकडोर डिप्लोमेसी का क्लाइमेक्स है। दोस्तों, ये मीटिंग जुलाई के अंदर मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मुलाकात का ही अगला स्टेप है। दोस्तों, इन मुलाकातों के अंदर जो बात सबसे ज्यादा जोर देकर के कही गई है वो है दोनों देशों के टॉप लीडर्स के विजन को लागू करना और सीमावर्ती इलाकों के अंदर शांति और स्थिरता बनाए रखना।
कूटनीतिक भाषा के अंदर इसका सीधा मतलब यह है कि हम एलएसी पर अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक हम बाकी क्षेत्रों के अंदर अपने रिश्ते सामान्य करना स्टार्ट करेंगे। इस ग्रैंड डील के तहत कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया का ज्यादा फोकस नहीं है। दोस्तों, साल 2025 से नाथुला और लिपुलेख दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से स्टार्ट करने की घोषणा हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में सीधी फ्लाइट्स शुरू करने का काम तेजी से चल रहा है और सबसे बड़ी बात, भारत ने चाइनीज नागरिकों खास करके इंडस्ट्रियल टेक्नीशियंस के लिए वीजा नियमों के अंदर बड़ी राहत दे दी है। अब दोस्तों, यहीं पर वो सवाल आता है जो हर देशभक्त भारतीय के मन में उठता है, क्या भारत गलवान के शहीदों को भूल गया है? क्या भारत सरकार चाइना के दबाव में आ गई है? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं के अंदर है, बल्कि दोस्तों ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे समझने के लिए आपको जियो इकोनॉमिक्स की गहराई के अंदर जाना पड़ेगा। भारत को अपनी ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए जो सबसे कीमती चीज चाहिए वो है वक्त। मोदी सरकार का विजन भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। हमारी PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के जरिए देश के अंदर दर्जनों मेगा फैक्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन दोस्तों कड़वा सच ये है कि इन फैक्ट्रीज के अंदर जो मशीनें लगनी हैं वो हाईटेक इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होने हैं। उन्हें ऑपरेट करने के लिए चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की सख्त जरूरत है। अगर हम वीजा बैन लगा करके बैठ गए तो हमारी अपनी स्मार्टफोन की फैक्ट्रियां, सोलार पैनल के प्लांट्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। दुनिया के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि API, लिथियम आयन बैटरीज और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर आज भी चाइना का एकाधिकार है। भारत बिना चाइनीज सप्लाई चेन के अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को रातों रात पूरा नहीं कर सकता है। दुश्मन को हराने के लिए कभी कभी उसी के हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत सरकार ठीक वही काम कर रही है। दोस्तों, हम चाइना की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके अपना इंडस्ट्रियल बेस तैयार कर रहे हैं ताकि कल को हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। इसे सरेंडर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डी-रिस्किंग कहा जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ बॉर्डर पर हमारी तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं आई है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, टनल, ब्रिज और ऑल वेदर रोड्स दिन रात बन रही हैं। दोस्तों, सेला टनल से लेकर के शिंकुला तक हमारी सेना की लॉजिस्टिक सप्लाई अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम सर्दियों में भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को बिना किसी अड़चन के पूरा करने के लिए LAC पर एक टैक्टिकल पोज यानी कि रणनीतिक ठहराव की जरूरत है। भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन दोस्तों भारत व्यापारिक रास्तों को खोल करके यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह तनाव किसी बड़े युद्ध के अंदर तब्दील ना हो, ताकि हम अपनी मिलिट्री और सिविलियन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पर्याप्त टाइम ले सकें। भारत ने चाइना के सामने ये साफ कर दिया है कि व्यापार अपनी जगह है, लेकिन डेपसांग और डैमचोक जैसे फ्रिक्शनल पॉइंट्स के ऊपर जब तक चाइना पीछे नहीं हटता तब तक कोई भी रणनीतिक समझौता नहीं होगा। दोस्तों, ये एक परिपक्व और आत्मविश्वासी राष्ट्र की निशानी है जो भावनाओं के अंदर बहकर के नहीं बल्कि कठोर यथार्थवाद के आधार पर काम करता है। दोस्तों, भारत और चाइना के इस कदम ताल से अगर किसी को सबसे ज्यादा मिर्च लग रही है तो वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति और मिलिट्री स्ट्रेटजी सिर्फ एक थ्योरी के ऊपर काम करती है और वो है ट्रू फ्रंट वॉर। इस्लामाबाद हमेशा से इसी मुगालते के अंदर जी रहा है कि अगर भारत से जंग हुई तो चाइना LAC के ऊपर दूसरा मोर्चा खोल देगा और भारत दो तरफा हमले के अंदर घिर जाएगा। इसी डर का व्यापार करके पाकिस्तान दशकों से चाइना से वेपन, पैसा और डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेता रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जब भारत और चाइना खुद टेबल पर आमने सामने बैठकर के विवाद सुलझाने की डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर मातम छा गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगर LAC शांत हो गई तो भारत की नॉर्दर्न और ईस्टर्न कमांड का पूरा फोकस वहां से हटकर के सीधे LOC यानी कि पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भारत अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के अंदर कर सकेगा। चाइना के लिए अब पाकिस्तान की अहमियत घटती जा रही है क्योंकि चाइना जान चुका है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और वहां किया गया अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट डूब चुका है। ऐसे में चाइना भी भारत जैसी बड़ी और स्थिर इकोनॉमी के साथ में अपने संबंध सुधारने के अंदर ही अपनी भलाई समझ रहा है। अब दोस्तों, जरा इस पूरे खेल के उस डार्क लेयर को समझते हैं जो आमतौर पर न्यूज़ चैनल से मिस हो रहा है।
पश्चिमी देशों का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हमेशा से ये चाहता है कि एशिया के अंदर एक बड़ा युद्ध हो। जैसे उन्होंने यूरोप के अंदर रसिया और यूक्रेन को आपस में लड़ा करके अपना हथियार बाजार चमकाया है, वैसे ही वो चाहते हैं कि भारत और चाइना एक लंबे और विनाशकर युद्ध के अंदर उलझ रहे हैं। इससे अमेरिका और यूरोप की डिफेंस कंपनियों को अरबों डॉलर के वेपन्स बेचने का मौका मिल जाएगा और दुनिया की दो सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज दशकों पीछे चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों, भारतीय थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकर्स ने पश्चिम के इस खौफनाक ट्रैप को समय रहते डिकोड कर लिया है। दोस्तों, आज का भारत एक एशियन सेंचुरी यानी कि एशियाई सदी के विजन के ऊपर काम कर रहा है। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अब पूरी तरह से भारत के हाथों में आ रही है। अफ्रीका से लेकर के लैटिन अमेरिका तक विकासशील देश भारत की तरफ ऐसे ध्रुव के रूप में देख रहे हैं जो पश्चिमी देशों की हेजेमनी को चुनौती दे सकता है। दोस्तों, भारत और चाइना के रणनीतिकार ये बखूबी समझते हैं कि अगर पश्चिमी ताकतों को एशिया के ऊपर हावी होने से रोकना है तो उनके बीच में एक मिनिमम वर्किंग अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि भारत बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। हम ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों के ऊपर चाइना के साथ लगातार एंगेजिंग कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और ट्रेड रूल्स पर हम वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक सुर के अंदर बोल रहे हैं। लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो हम क्वाड को मजबूत करते हैं और एलएसी पर ब्रह्मोस मिसाइलें डिप्लॉय कर रहे हैं। इसे ही 21वीं सदी की स्मार्ट पावर कहा जाता है। दोस्तों, भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो ना तो किसी से डरता है और ना किसी के बनाए हुए नैरेटिव का गुलाम है। चाइना का भारत से इंजीनियरिंग गुड्स खरीदना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर भारत की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है कि ड्रैगन को भी अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए भारत पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक तरफ चाइना की इकोनॉमी रसातल में जा रही है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश कर चुका है, विदेशी कंपनियां बोरिया बिस्तर समेट करके भाग रही हैं। दूसरी तरफ भारत 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पर है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट आसमान छू रहा है और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाइन में खड़ी हैं। चाइना के पास में अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वो भारत के साथ में अपने व्यापारिक रिश्ते सुधारने के लिए गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ चुका है। भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा करके अपनी शर्तों पर नेगोशिएशन कर रहा है। नाथुला दर्रे का खुलना इसी ग्रैंड डील का एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों, ये एक ऐसा कदम है जो सीमा पर तनाव को एक नियंत्रित सीमा के अंदर रखेगा, हमारे व्यापारियों को फायदा पहुंचाएगा और भारत को अपनी सुपर पावर बनने की राह के अंदर बिना किसी बड़ी रुकावट के आगे बढ़ने का मौका देगा। इस बदलते हुए कूटनीतिक खेल में दोस्तों, आपको क्या लगता है? भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।